आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के हवाले से पूरी गुफ्तगू की जाएगी। इसमें हम जिक्र करेंगे रशिया का, चाइना का और नॉर्थ कोरिया और जो भी टर्की यानी मिडिल ईस्ट के बारे में पूरी चर्चा जैसे हम रोज करते हैं वो आज करेंगे। और वो बात जो मैंने कही थी अब वो सच्चाई में बदल रही है, वो बात अब सामने आ रही है। मैंने बताया था कि अमेरिका ने आखिर ईरान पर अटैक क्यों नहीं किया। कई वजूहात सामने आई, कई वजह सामने आई, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जिसका मैंने जिक्र किया था और वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो मैं समझता हूं और जिसके बारे में जिक्र आया था वो ये था कि इजराइल नहीं चाहता था कि फिलहाल ईरान पर अटैक किया जाए। इस पर मैं जिक्र करूंगा, इसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अभी आप देखिए कि फिर से ये खबरें गर्म है, फिर से ये खबरें सर उठा रही हैं कि ईरान पर अमेरिका करेगा हमला। ये फिर खबर आ रही है। आखिर ये बार बार इस तरह की खबरें क्यों चलाई जा रही, क्यों बार बार ईरान को धमकाया जा रहा है? क्या ये कोई प्रेशर डाला जा रहा है? क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है? हालांकि सच्चाई ये है, जैसा कि राशिद रिजवी साहब ने पहले भी कहा कि ईरान वॉर नहीं चाहता और मैं भी ये मानता हूं। और ईरान क्या, दुनिया का कोई मुल्क दुनिया का आज की तारीख में वॉर नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता। वो अमन चाहता है, वो सुकून चाहता है और वो ये चाहता है कि जो क्राइसिस पैदा हुई है, देखिए मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि कोरोना जब पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लिया तो उसने बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा कर दी, पूरी दुनिया, बहुत बड़ी क्राइसिस। इसके बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग चली, 4 साल हो गए, अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। 4 साल उसके भी असरात मुरत्तब हुए, उसके भी असरात जो है वो दुनिया पर पड़े। आज महंगाई आप देखिए त्राहिमाम है हर जगह। आप ईरान की बात कर रहे हैं कि साहब ईरान में बड़ी महंगाई, नहीं, हर जगह महंगाई है, कम या ज्यादा, लेकिन हर जगह के लोग परेशान हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, वो तो उनकी तो कोरोना के दौर में भी सरमाया बढ़ा, बहुत ज्यादा उनकी इनकम हुई। हॉस्पिटल के लोगों के तो वारे न्यारे हो गए, कुछ लोग टूट गए, कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग बिछड़ गए, हमने देखा। इसी तरीके से वॉर में अभी यूक्रेन और रूस का मसला हल नहीं हुआ था कि इजराइल और गाजा, फिलिस्तीन, ये शुरू हो गया। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसका असर नहीं पड़ा? पूरी दुनिया वो देख रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और कई बार इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चली कि ये जो है थर्ड वार, वर्ल्ड वार की तरफ, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही। ये हुआ और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया जो है नहीं चाहती वार हो। आप देखिए गाजा के मामले में पूरी दुनिया के लोग, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार कमाल यह हुआ था कि वेस्टर्न वर्ल्ड वो भी गाजा की हमायत में पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। फ्रीडम फ्लोटिला जगह जगह से, 50 मुल्कों से, ये बहुत बड़ी बात थी। यानी मुस्लिम देश उतना आवाज नहीं उठाया जितना कि वेस्टर्न वर्ल्ड, गैर मुस्लिम देशों ने गाजा के लिए आवाज बुलंद की। ये एक सच्चाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि दुनिया जंग नहीं चाहती, लेकिन यहां इजराइल जंग नहीं चाहता। ये इसकी वजह ये नहीं है, नहीं, अगर इजराइल को जरा से भी ये अंदाजा हो
कि उसको नुकसान नहीं होगा अमेरिका के हमले से, अभी अटैक करेगा, प्रेशर बनाएगा कि अटैक करो, ईरान पे हमला करो। अब दो चीजें हैं, देखिए मैं आपको बता, अभी ये क्या खबर आ रही है कि इजराइल जो है वो नहीं चाहता फिलहाल कि ईरान पर अटैक किया जाए। जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था, जब आपको याद होगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही थी, 5 मरहले की बात हो गई थी, 6ठे मरहले में बातचीत दाखिल हो गई थी, डेट तय हो गई थी, 2 दिन बाकी थे। मैं कर रहा हूं 12 जून 2025 की बात, उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो इजराइल ने अटैक किया। जब इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका ने क्या कहा कि मुझसे तो पूछ के किया ही नहीं, जबकि डे 1 से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा, और दुनिया ये जान रही है कि अमेरिका के बगैर इजराइल नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने कहा, और आखिर में 7 दिन बाद जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की बड़े पैमाने पे, तो हाय तौबा बोला नेतन्याहू ने और अमेरिका से कहा कि आप अटैक करो। अमेरिका भी आ गए, B-2 बम्बर लेकर के आ गए, उन्होंने इजराइल पे अटैक किया। क्या हुआ आखिर में? और ईरान रुका नहीं। ईरान किस पे अटैक करता रहा रेगुलर? इजराइल पे। और इनके सारे जितने आयरन डोम से लेके थॉट से लेकर एरो 1, एरो 2, एरो 3 सब धरे के धरे रह गए, सब रख के रह गए। और उसके बाद अब नेतन्याहू गिड़गिड़ाए कि साहब इसको तो रोका जाए, जंग रोकी जाए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस जंग को रुकवाया, सीज फायर हुआ, जंगबंदी हुई। अच्छा, इतना कहना मानता है इजराइल जंगबंदी की, तो सवाल यह है कि लेबनान पे क्यों नहीं मान रहा है? लेबनान पे भी तो जंगबंदी हुई, वहां क्यों जंगबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहा है? गजा में क्यों जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की गई? क्यों? इसलिए कि इजराइल को पता है कि ये लोग निहत्ते लोग हैं, वो निहत्ते ही है भाई, इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, तो निहत्ते ही है, इन पे जाओ और बम बरसाओ, जाओ और बम बरसाओ। ये हुआ। और आज इजराइल को यह पता है कि अगर अमेरिका के अटैक किया अमेरिका ने, तो सबसे पहला निशाना इजराइल बनेगा। और जो बची कुची राजनीति है बेंजामिन नेतन्याहू की, हालांकि नहीं है, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, अवाम नाराज है, अवाम चाहती है कि अब नेतन्याहू हुकूमत छोड़ करके जाए। वहां पूरा माहौल तख्ता पलट वाला। हालांकि मीडिया उसको नहीं दिखा रहा, ईरान का दिखा रहे थे, इजराइल का नहीं दिखा रहे। अब क्यों नहीं दिखा रहे, क्या इसके पीछे हम नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल का नहीं दिखा रहे कि इजराइल में क्या हो रहा है, कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग घर पे धावा बोल रहे हैं, नेतन्याहू के नाराज है। और ये प्रोटेस्ट 1-2 दिन का नहीं है, ये प्रोटेस्ट आप देखिए पिछले 3 साल से चल रहा, यानी 7 अक्टूबर 2023 से पहले से प्रोटेस्ट चल रहा, बेंजामिन नेतन्याहू की रिश्वतखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उन्होंने संविधान बदलने की कोशिश की थी उसके खिलाफ। तो इसलिए ये जो खबर आई है कि यहां पे आप देखिए, और मैं कोई इधर उधर नहीं, यहां पे ये इंपॉर्टेंट खबर मैं समझता हूं। और यहां पे इजराइल ने ईरान पर अमेरिकी हमले का किया था विरोध, इजराइल ने ईरान पर अमेरिकी हमले का किया था विरोध।
सत्ता परिवर्तन का बेहतरीन मौका क्यों गंवाया? बड़े डर का खुलासा ये मैं नहीं, ये हिंदुस्तान में जो हमारा अखबार है हिंदुस्तान का नवभारत टाइम्स, ये उसने, मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे साथ बहुत जल्द हमारे मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो दिखा रहा हूं, तस्वीर दिखा रहा हूं। और मैं यही बात कहता था, इसका जिक्र मैंने किया था, आपको याद होगा। मैंने अभी तजिया में, बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन अपने तजिया में मैंने ये बात कही थी, कम से कम इतना तो याद होगा कि जंग ठीक है, कतर ने भी मुखालफत की, हम मानते हैं, सऊदी अरब ने भी बेस देने से मना किया, मुखालफत की, हम मानते हैं, तुर्की और मुल्कों ने, मैं मानता हूं। लेकिन अगर इनकी मुखालफत की इतनी कद्र कीमत होती तो फिर लेबनान पे भी रुक जाता हमला और गाजा पे भी रुक जाता, क्यों हमला हुआ? यहां आप देखिए जो खबर है कि किस तरह से अमेरिकी सूत्रों ने खुलासा किया है कि इजराइल ने ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले का विरोध किया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से परहेज किया। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते इजराइल के टॉप नेताओं ने ट्रंप प्रशासन को ईरान पर हमला नहीं करने के लिए संदेश भेजा था। हालांकि इसके पीछे बताया गया है कि इससे इजराइल के पास ईरान के हमले को रोकने के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी होना नहीं है, या फिर इजराइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने का भी डर नहीं है। इजराइल का मानना था कि अगर ईरान दुर्लभ स्थिति में भी अगर 700 मिसाइलों तक हमला करता है तो जून महीने में किए गए 500 बैलिस्टिक मिसाइल हमले के समय जितना नुकसान हुआ है, करीब करीब उतना ही नुकसान इस बार भी होता। इजरायली अधिकारियों का मानना था कि अगर अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन से ईरान में सरकार गिरती तो इजराइल को जितना नुकसान होता वो उसे मंजूर होता। यह नुकसान न सिर्फ उसे स्वीकार्य होता बल्कि ईरान में सरकार का गिरना उसके लिए फायदेमंद भी था। हालांकि इजरायली अधिकारियों का मानना था कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की स्थिति में उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर अभूतपूर्व प्रेशर पड़ता। इजराइल ने अपने घरेलू और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मिलाकर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया हुआ है। यहां पे ये भी बताया, यहां पे ये एक न्यूज एजेंसी है जिसमें कहा गया कि अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इजराइल का तर्क बिल्कुल अलग था। इजरायली अधिकारियों ने तर्क दिया था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जिस तरह से हमले की योजना बनाई गई थी उससे ईरान की सरकार को गिराने की योजना कामयाब नहीं हो पाती, जबकि इस हमले की वजह से होने वाला नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता था और कई दिनों तक ईरान की सरकार अस्थिर रह सकती थी। लेकिन ईरान में सरकार का सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इजराइल ने अमेरिकी प्रशासन से ईरान पर हमला करने का विरोध किया था। ट्रंप प्रशासन ने भी ईरान पर इजराइल के फैसले को सही माना और हमला नहीं किया। इजराइल को डर था कि सरकार गिरने के बजाय एक लंबा संघर्ष शुरू होने का खतरा बन सकता है। तो ये आप देखिए, ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई सामने आई है। हालांकि इसमें बहुत गड़बड़ है, अभी भी पूरी तरह से सच नहीं बोला गया। इजराइल में किए गए आकलन के मुताबिक अब अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है। अमेरिका ने अब ईरान की घेराबंदी के लिए अपने क्षेत्रीय सेना को और मजबूत करने का फैसला लिया। अमेरिका पहले ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और फोर्ड को फारस की खाड़ी की तरफ रवाना कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डियोगा गार्सिया आइलैंड पर कार्गो विमानों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। वही खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।
ईरान के अंदर भी इंटेलिजेंस को और तेज किया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियां ईरान के अंदर और ज्यादा कमजोरियों पर वार कर रहे हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कमजोरियों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा होने से सैन्य हमला होने की स्थिति में सरकार के अस्थिर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपने पूरी प्लानिंग सुनी, पूरी प्लानिंग, यानी आप देखिए, बात ये नहीं कि हमला हुआ नहीं हुआ, क्या होगा नहीं होगा, इसकी बात नहीं है। बात ये है कि अमेरिका किस हद तक जा रहा है, अमेरिका आखिर दुनिया को कहां लेके जा रहा है। यानी जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा उस पर अमेरिका अटैक कर देगा, उसकी सरकार गिरा देगा, कहीं टैरिफ वॉर, कहीं साइकोलॉजिकल वॉर। ये हो क्या रहा है और आप बना क्या रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस, क्या ड्रामा है ये, क्या तमाशा है ये? बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है। किस लिए बनाया जा रहा है? जब आपको पीस करना नहीं है, आपको अमन की बात करनी नहीं है, आपको दादागिरी करनी है, तानाशाही करनी है, सुपर पावर बने रहने के लिए कुछ भी हो जाए, दुनिया मिट जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, लेकिन आपको वही करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल हो या अमेरिका, दोनों जगह आवाम नाराज है। मिड टर्म में बहुत मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी तख्ता पलट हो जाए और ये अपने 4 साल पूरे न कर पाए, और उसकी बहुत संभावनाएं हैं। अमेरिका में बड़ी नाराजगी है और जोरान ममदानी ने तो अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वही बदल दिया। आप भले ही कहें कि न्यूयॉर्क का मेयर और कहां अमेरिका पूरा, लेकिन हकीकत ये कि जोरान ममदानी ने वहां की सोच बदल दी, वहां की फिक्र बदल दी और लोगों में एक उम्मीद जगा दी, और ये बताया कि अमेरिका के लोग कैसा सोच रहे हैं। अमेरिका के लोग ये सोच रहे हैं कि वो कौन सा प्रेसिडेंट आएगा जो अमेरिका की बात करेगा, जो अमेरिका के अंदर जो गुर्बत फैल रही है, जो कर्ज हो रहा है, जो कारखाने डूब रहे हैं, जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, जो फैमिली निजाम बिगाड़ रहा है, उसको कैसे दुरुस्त करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे साथ बहुत जल्द राशिद रिजवी साहब जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है फिरोज बख्श साहब भी हमसे जुड़ेंगे और उसके बाद हम और चर्चा करेंगे। लेकिन कई और खबरें मैं एक एक करके उसकी तरफ आऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 संकेत, यहां पे 3 इशारे ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि फिर एक बार अमेरिका ने, ये दूसरी मैं खबर की तरफ चल रहा, एक इशारा फिर आया है कि कुछ भी हो जाए, और अभी मैंने बताया भी आप कि किस तरह की तैयारी अमेरिका अब भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका अगर हमला करेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा, मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं कोई बहुत भारी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा मुझे मालूमात नहीं, अगर मैं ये कहूं मैं बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मैं जिन लोगों को पढ़ता हूं, पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से मैं लाइव कर रहा हूं, चीजों को देख रहा हूं, मैं उस बुनियाद पे ये बात कह रहा हूं कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। वही गलती होगी जो नेतन्याहू ने की थी, वही गलती होगी जो नेतन्याहू ने की थी 12 जून 2025 को, ये जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमला कर दिया ना की बुनियाद, और ढाक के 3 बात हुआ क्या? एक भारी नुकसान इजराइल को भी हुआ, अभी पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा, इंतजार की। अगर अब देखिए यहां पे क्या करें, ईरान में करीब 20 दिन तक चले विरोध प्रदर्शनों के बीच कुछ दिनों के लिए हालात ऐसे बने मानो जंग बस कुछ घंटों की दूरी पर हो। संकेत साफ थे, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विमान अचानक इजरायली एयर स्पेस छोड़कर एक सेफ लोकेशन की ओर बढ़ गया। कतर के अमेरिकी एयरबेस से
सैनिकों की वापसी शुरू हो गई, सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए और हमला टलता दिखा। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या ये तनाव खत्म हुआ है या उस तूफान से पहले की खामोशी है जो कभी भी मिडिल ईस्ट को हिला सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, यह आप याद रखिएगा। ईरान में तख्ता पलट नहीं हो सकता फिलहाल। ये जितना ईरान को प्रेशराइज करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आज की हालत, जितना ईरान में सरकार गिराने की कोशिश करें, खामनाई उतने मजबूत होंगे। वहां की पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग होगी। मैं ये बता रहा हूं, बिल्कुल एक सही पोजीशन में बता रहा हूं, और ज्यादा। इतना आसान नहीं फिलहाल, फिलहाल इतना आसान नहीं। और इस बात को तो अमेरिका ने एतराफ कर ही लिया, इजराइल ने भी कर ली। इस बीच अमेरिका की तेज होती सैन्य हलचल ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल सिस्टम की तैनाती इस ओर इशारा कर रही है कि वाशिंगटन सिर्फ दबाव नहीं बना रहा है, बल्कि हर हालात के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। हर हालात के लिए क्यों भाई? ईरान तो पहले हमला करता नहीं, ईरान पहले हमला करेगा नहीं, तो हर हालात के लिए क्यों?